आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको त्रिविक्रम भट्ट के सामान्य परिचय के विषय में बताया था। आज मैं श्री त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू प्रथम उच्छ्वास का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू एक सांस्कृतिक साहित्यिक कृति है। संस्कृत साहित्यिक कृति है, संस्कृत की एक साहित्यिक कृति है ये, जिसकी रचना त्रिविक्रम भट्ट द्वारा की गई थी। यह काव्य शैली में रचित एक चंपू काव्य है। ये कौन सा काव्य है? एक चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इस काव्य का मुख्य आधार प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का नल दमयंती प्रसंग है। महाभारत के जो वन पर्व में नल दमयंती की जो नलोपाख्यानम नाम से जो कथा है, उससे ही प्रेरणा लेके इसको लिखा गया है। और इसमें राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की कथा को अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। नल एक कुशल और वीर राजा थे, लेकिन वे अपने जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। जो राजा नल थे वो अत्यंत साहसी वीर राजा थे और उनके जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिनमें जुआ हार कर राज्य से निर्वासन और अनेक कठिनाइयां शामिल हैं। आगे देखें। काव्य की शैली विशिष्ट रूप से चंपू है, जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। तो इसकी जो शैली है वो चंपू है। चंपू यानी जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो। त्रिविक्रम भट्ट ने इस कृति में अद्वितीय काव्य कला, भाषा की सुंदरता और भावनात्मकता का सुंदर संगम प्रस्तुत किया है। जो ये इनका नल चंपू है, ये एक अद्वितीय कृति है। यह कृति भारतीय साहित्य और संस्कृत काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें नल और दमयंती की प्रेम कथा, साहस, संघर्ष और धैर्य का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में से एक थे। वे मुख्य रूप से अपनी काव्य और गद्य शैली के लिए उनकी जाने जाते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना नल चंपू है, जो संस्कृत में चंपू शैली की एक अद्वितीय कृति है। चंपू शैली में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है और इसे संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व दिया जाता है। त्रिविक्रम भट्ट का जीवन काल 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जीवन काल 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है, पहले का है। और कुछ लोग इसको 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं, यानी कि वही 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का। नल चंपू प्रथम उच्छ्वास की कथा संक्षिप्त में। अब इसकी जो प्रथम उच्छ्वास है, इसमें 7 उच्छ्वास हैं, जिसमें आपके जो पीजीटी के एग्ज़ाम में है वो प्रथम उच्छ्वास आएगा। तो हम इसकी कथा को संक्षिप्त में जान लेते हैं। आर्यावर्त नामक देश में निषद नामक एक प्रसिद्ध जनपद है। आर्यावर्त नामक देश है, जिसमें निषद नामक एक जनपद है, राज्य है, जिसकी राजधानी निषदापुरी है। उसमें वीरसेन नामक राजा का वीर पुत्र नल राज्य करता था। वीरसेन थे, उनके पुत्र का नाम था नल, जो राज्य करता था। उस वक्त वहाँ पे वह रूपवान, गुणवान और शीलवान पुरुष था, यानी कि सारे अच्छे गुणों से युक्त था। उसके महामात्य का नाम श्रुतशील था। महामात्य जो उनके महामंत्री होते हैं, उनका नाम श्रुतशील था, जो सालंकायन का पुत्र था। श्रुतशील के पिता का नाम था सालंकायन और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण था।
राजा नल ने भी अपने सुयोग्य एवं विश्वास पात्र मंत्री पर राज्य कार्य की चिंता का भार छोड़ दिया और स्वयं संसार के समस्त सुखों का भोग करने लगा। तो मंत्री इतना विश्वास पात्र और गुणवान था कि राजा ने अपना जो राज्य कार्य का भार था उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं बाकी जितने भी विषय सांसारिक विषयों से युक्त वो जानकारी लेने के लिए भ्रमण पे निकल गया। उसी समय वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा का मौसम आ गया। भूमंडल पर घनघोर वर्षा हो रही थी कि तभी मृगया वन के रक्षक में राजा के पास आकर निवेदन किया। मृगया वन के रक्षक ने राजा के पास आकर निवेदन किया। क्या बोला कि हे महाराज, एक विशाल काय शूकर ने कहीं से आकर आपके मृगया वन में भयंकर उत्पात मचा रखा है। तो उसने बताया कि आपका जो मृगया वन है उसमें एक शूकर आ गया है, उसने सारा तितर बितर कर रखा है, सब उत्पात मचा रखा है, तोड़ फोड़ कर रखी है। उसने नए नए पादपों को कुचल डाला है और लता मंडपों को भग्न कर दिया है तथा लीला सरोवर में इधर उधर कूदकर गंदा कर डाला है। सारे रखवाले उससे भयभीत हो रहे हैं। वन रक्षक का यह वचन सुनकर राजा ने वन में जाने का निश्चय किया। जो शूकर आया था उसने जंगल उनके जो मृगया वन था उसमें भयंकर उत्पात मचा रखा था। सारे जो भी लीला सरोवर था जो उसमें उसको पूरा गंदा कर डाला और जो भी लताएं थे, नए कोपले थे, उनको सबको कुचल डाला। जंगल में सभी शिकारी एवं राजा ने मिलकर उस शूकर को मार गिराया। जब उसको मार लिया उसके बाद राजा ने अपनी थकान को दूर करने के लिए वह एक शाल वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। शाल वृक्ष है, शालमली वृक्ष। उसी समय एक पथिक उस स्थान पर कहीं से आ पहुंचा। यहाँ चंद्र बिंदु आएगी। वह भिक्षा पात्र लिए था। राजा को देखते ही वह समझ गया कि यह तो कोई चक्रवर्ती राजा हैं। उनके राजा के चेहरे पे इतना तेज था कि उनको देखते ही वो समझ गया कि कोई चक्रवर्ती राजा हैं। अतः उसने राजा के सामने स्वस्ति वाचन किया। राजा ने भी उसे अपने पास बैठने को बुला लिया। उसने पथिक से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। राजा को कथा रसिक जानकर पथिक ने उससे कहा कि हे राजन, दक्षिण दिशा में एक देश है जिसमें स्वर्ग के समान सभी सुख संपदाएं सुलभ हैं, जो स्त्री रत्नों से पूर्ण है। उसी देश में मैं भगवान कार्तिकेय के दर्शनार्थ यहाँ से गया था। तो बताता है कि भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए मैं जिस देश में गया था तो उस देश का गुणगान कर रहा है। आगे देखें। वहाँ से लौटकर आते समय मार्ग श्रम से थक कर किसी स्थान पर एक वट वृक्ष की सघन छाया में बैठ गया था। उसी समय एक उत्तम हथिनी के स्कंद पर आरूढ़ तथा यहाँ पे आरूढ़ होगा तथा अनेक दास दासियों से घिरी हुई ये घिरी हुई होगा यहाँ पे, घिरी हुई एक अप्रतिम सौंदर्य मंडित राजपूतनी वहाँ आई। उसने बताया कि वहाँ पे एक राजपूतनी आई जो बहुत ही अत्यंत ही सुंदर थी और उसी वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई। आई और वो उसी वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई। वह साक्षात लक्ष्मी अथवा पार्वती के समान प्रतीत हो रही थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी माँ आ गई हों या पार्वती माँ आ गई हों। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर तथा नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उसकी सुंदरता का वर्णन करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। बोलता है वो इतनी अधिक सुंदर थी कि मैं उसकी सुंदरता का
पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो इससे इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं वो उस सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं उसे आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया। उसी समय एक पथिक भी वहाँ आ पहुँचा। जब मैं उसे ऐसे देखता रह गया, इतनी सुंदर स्त्री को मैं देखता रह गया, तभी क्या हुआ, वहाँ पे एक और पथिक आ गया और वह भी उसी वट वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगा। हे राजन, जिस प्रकार आपने मुझसे दक्षिण दिशा के अपूर्व कौतुक के विषय में प्रश्न किया है, उसी प्रकार उस राजपुत्री ने भी उस पथिक से उत्तर दिशा के किसी अपूर्व कौतुक के विषय में प्रश्न किया था। जिस तरह आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कहाँ से आए हो, क्या किस लिए गए थे, उसी तरह उसने, उस राजकुमारी ने उस राहगीर से, उस पथिक से प्रश्न किए। दोनों के वार्तालाप में चुपचाप सुनता रहा। उस पथिक ने उत्तर दिया और उस पथिक ने उत्तर दिशा के किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस स्मित मुख, विशाल भुजाओं वाले युवक को जिसने देख लिया वह धन्य हो गया। तो जिस तरह उस राजकुमारी ने पूछा तो उसने बताया किसी उत्तर दिशा के जो राजकुमार के जो राजा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वीर है और उसकी भुजाएं बहुत विशाल हैं। इस तरह उसने उस राजा की बहुत प्रशंसा की। हे राजकुमारी, अधिक प्रशंसा क्या करें, हमारी तो यही अभिलाषा है कि आप दोनों को मणिमाणिक के सहयोग प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। वो पथिक बोलता है कि राजकुमारी, वो राजा, उस राजा में इतने गुणों से युक्त है कि हम उसकी प्रशंसा क्या करें। आप स्वयं ही, हम चाहते हैं कि आप दोनों का सहयोग हो। यह वृत्तांत सुनकर पथिक बोला कि हे राजन, मैं नहीं जानता वह पुण्य आत्मा कौन है। ये पथिक बोल रहा है कि राजा, मुझे नहीं पता कि वो किसके विषय में बात कर रहा था। जिसका वृत्तांत सुनते ही वह राजकुमारी पुलकित हुई थी। वह राजकुमारी मतलब बहुत प्रसन्न हो गई थी उसके विषय में जान के। राजकुमारी के चले जाने पर भी मैं उसी वृक्ष के नीचे काफ़ी देर तक बैठा रहा। राजकुमारी तो चली गई सारा वृत्तांत जानने के बाद, और मैं वहीं बैठा रहा और उसी मार्ग की ओर देखता रहा जिधर से राजकुमारी गई थी। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी। हे राजन, यदि उस दिशा में वह राजकुमारी चंद्रमा है तो इस दिशा में आप भी सभी लोगों के नयन रूपी सूर्य हैं। वो कहता है पथिक, अगर वो राजकुमारी चंद्रमा है तो आप सूर्य हैं, यानी वो इतनी अधिक सुंदर है तो आप भी उतने ही सुंदर हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर मेरे तो नेत्र सफल हो गए, मेरा तो जन्म ही धन्य हो गया। पथिक बोलता है कि मैंने उधर उस राजकुमारी के दर्शन किए, इधर आपके दर्शन किए, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। इससे अधिक और क्या कहूँ, अब तो आप मुझे अपने देश को जाने की अनुमति दीजिए। कहता है राजन, मैंने दोनों ही चंद्रमा और सूर्य जैसे तेजवान व्यक्तियों को देखा है। अब मुझे आप अपने देश में जाने की अनुमति दें। पथिक की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि दक्षिण देश तो स्त्री रत्नों की खान है, अतः यह पथिक जो कह रहा है वह बिल्कुल सत्य है। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस स्त्री रत्न के विषय में उसने मुझसे चर्चा की है उसका नाम पता जाने बिना भी मेरा मन अधीर होने लगा है। तो कहता है कि जिस स्त्री के विषय में इसने चर्चा की है, मुझे उसका ना नाम पता है ना उसका पता है कि वो कहाँ रहती है, क्या है, कौन है, फिर भी मेरा मन उसके विषय में जानने के लिए बेचैन हो रहा है। मेरा मन उसकी ओर इस प्रकार खिंचा चला जा रहा है जिस प्रकार दूरस्थ लोहा चुंबक की ओर खिंचा चला जाता है। जैसे चुंबक होती है वो लोहे को दूर से खींच लेती है, उसी तरह मेरा मन भी उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। इस प्रकार राजा मन ही मन उस अदृश्य रूपा और अज्ञात नाम वाली सुंदरी के चिंतन से अधीरता का अनुभव करने लगा।
पथिक को उसने अपने सारे आभूषण उतार कर दे दिए और बड़े भारी मन से विदा किया। उस दिन से राजा काम पीड़ा से संतृप्त होने लगा। जब से उस पथिक ने उस स्त्री के विषय में बताया, तब से वो राजा बहुत ही बेचैन रहने लगा। राजकुमारी कौन है, किस देश के राजा की पुत्री है, ऐसा जानने के लिए प्रत्येक मार्ग पर आने जाने वाले पथिकों से पूछता रहता था। और ऐसा पूछते पूछते और कामाग्नि की असहनीय पीड़ा को सहते सहते उसने वर्षा ऋतु के शेष सभी दिन बिता दिए। यानी कि जो भी मार्ग में जो भी पथिक गुजरता वो उसके विषय में पूछता रहता है, और इस तरह वर्षा ऋतु समाप्त हो गई। तो यहाँ तक आपका प्रथम उच्छ्वास समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात द्वितीय उच्छ्वास आरंभ होता है। तो अभी हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ प्रथम उच्छ्वास तक आएगा, इसलिए हमने यहाँ प्रथम उच्छ्वास तक ही लिया है। अब इसके विषय में हम उपयोगी जानकारी देख लेते हैं। इसके रचनाकर्ता है त्रिविक्रम भट्ट, यानी लेखक हैं त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के मंगलाचरण में भूत भावन भगवान शिव तथा कवियों के वाग विलास की प्रशंसा की है। श्री त्रिविक्रम भट्ट जी ने जो अपने इसका मंगलाचरण है उसमें भगवान शिव और कुछ कवियों की इसमें प्रशंसा की है, जैसे बाणभट्ट, कालिदास इत्यादि। 7 उच्छ्वासों में निबद्ध चंपू काव्य, ये एक 7 उच्छ्वासों में निबद्ध चंपू काव्य, यानी कि ये 7 उच्छ्वासों से युक्त है। इसमें कुल 63 पात्र हैं, यानी 63 पात्र हैं इसमें, जिसमें 33 पुरुष पात्र हैं और 29 स्त्री पात्र, यानी 33 पुरुष पात्र और 29 स्त्री पात्र तथा एक किन्नर युगल है, यानी एक किन्नर युगल है। युगल यानी जोड़ा है, किन्नरों का एक जोड़ा है। काव्य विधा इसकी चंपू काव्य है। उपजीव्य है महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान। उच्छ्वास 7 है, जैसा कि बताया है। मुख्य कथानक है इसका नल तथा दमयंती का प्रेम। उपाधि है यमुना त्रिविक्रम, इनको यमुना त्रिविक्रम की उपाधि दी गई है। अब इसके पात्र हैं, जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं वो हैं, इनके पिता हैं नेमादित्य, जिसको देवादित्य भी बोलते हैं। पितामह श्रीधर हैं। जन्म स्थान इनका विदर्भ क्षेत्र है। समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नल नायक निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र हैं। वीरसेन निषद राजनायक नल के पिता हैं और सालंकायन वीरसेन के महामंत्री और नल के उपदेशक, नल को उपदेश देते हैं, और सालंकायन वीरसेन के महामंत्री। फिर उसके पश्चात सालंकायन का जो पुत्र होता है वो नल का महामंत्री बनता है। श्रुतशील, जिसका नाम क्या है श्रुतशील, नल का मंत्री, सालंकायन का पुत्र। मुहूर्तिक राजा वीरसेन के ज्योतिषी, यानी नल के पिता के ज्योतिषी। पुरुष लोकपाल का अनुचर। ब्रह्मर्षि नल के राज्याभिषेक करने वाले ऋषि मुनि। पयुष्णी नदी के तट के तपस्वी। सुंदरक दमयंती का किन्नर, उसका नाम है सुंदरक। सोम शर्मा स्वयंवर निमंत्रण ब्राह्मण। हंस दमयंती को लुभाने वाला नल का दूत, हंस पक्षी। इंद्र कुबेर यम वरुण लोकपाल दमयंती के वरण के इच्छुक। बाहुक नल का सेनापति। भद्रभूति दौवारिक। भीम कुंडिन होगा, कुंडिन पुर के राजा दमयंती के पिता। दमयंती के पिता कौन है, ये प्रश्न आ सकता है, भीम। कुंडिनपुर के नरेश भीम। पुरोधा राजा भीम के पुरोहित। पुष्कराज दमयंती पथिक, जो पथिक मिलता है उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं से
आया हुआ जो पथिक होता है। पर्वतक नल का सेवक। प्रतिहार नल का सेवक है ये भी। मृगया वनपालक ये भी नल का सेवक। वैतालिक ये भी नल के सेवक का दूत है। और इसमें प्रमुख स्त्री पात्र हैं दमयंती जो कि नायिका है, कुंडिन नरेश भीम की पुत्री, प्रियंग मंजरी दमयंती की माता, राजा भीम की राजमहिषी, विहंग वांगुरिका दमयंती की किन्नरी। मंजन कामनिया राजा भीम की सेविकाएं हैं ये। किरात कामनिया नर्मदा तट निवासिनियां हैं ये। चोरी चंगी चंदना चंद्रप्रभा चंद्रवदना चंद्री चंपा मालती नंदिनी परिहास शीला प्रियवंदिका लवंगी गौरी सुंदरी दमयंती की चेटियां हैं ये सारी। तो इस तरह आज मैंने आपको नल चंपू के विषय में उसकी संक्षिप्त कथा वस्तु और जो भी पात्र थे उनके विषय में बताया। और इसके आगे के वीडियो में मैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर सूक्तियाँ इत्यादि बताऊंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।